नेता नगरी के इस आखिरी सत्र में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और उसमें भी खास तौर पर हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पे कि बीजेपी लगातार अपने बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, कहीं फीता काट रही है, कहीं शिलान्यास और इस तरह के अनाउंसमेंट चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करती दिख रही है। आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर कुछ शुबहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। लगभग इसलिए क्योंकि अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ट्वीट की जा रही हैं तस्वीरें। और जब तस्वीरों की बात कर रहे हैं, ट्वीट की बात कर रहे हैं, तो एक वो तस्वीर भी आई जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद ये चर्चा चल निकलती है कि क्या दिल्ली से सटे शहरी इलाकों में, जहां समाजवादी पार्टी का ज्यादा आधार नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है, या कुछ और शहरी इलाकों में भी, ताकि एक इमेज को भी मेक ओवर मिले और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी पूरा फोकस पंजाब और फिर कुछ और राज्यों पर है, यूपी तो उस फोकस में कहीं बहुत दिखता नहीं है। तो इन राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा के लिए इन सबके बीच मायावती का बयान भी आता है। ब्राह्मणों के प्रति नए सिरे से अपना प्रेम, वो अपना लगाव प्रकट करती हैं, स्ट्रेटजी अपनी बताती हैं कि साहब इन लोगों के साथ गलत हुआ, उनके साथ गलत हुआ। ये भी कहती हैं कि काम हमारे समय में हुआ और उसका लाभ सपा और भाजपा ले गई। तो इन सब पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो मेहमान। राहुल श्रीवास्तव जी पिछले सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में जुड़े हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार मसूद हसन साहब, जो लंबे समय तक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की बात लिख रहे हैं और अभी भी हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से मुक्त होने के बाद भी लगातार लिख पढ़ रहे हैं। मसूद हसन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे ही है। समाजवादी पार्टी जिस तरह के गठबंधन करने की कोशिश में है, खास तौर पर जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर बात हो रही है, आपको लगता है इसको फायदा मिलेगा सपा को? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सपा अपने लंबे शासनकाल में कभी भी शहरों की, बड़े शहरों की पार्टी क्यों नहीं बन पाई? 2012 में उन्हें कुछ सीमित सफलता मिली थी, लखनऊ की कई सीटों पर उनके कैंडिडेट जीते थे, पर बाई फार हमने देखा है कि जो बड़े शहर हैं वहां पे सपा उतनी मजबूत नहीं दिखती है। बनारस लीजिए, इलाहाबाद लीजिए, कुछ एक अपवाद छोड़ दें तो आगरा, लखनऊ, कानपुर। कानपुर में भी हालांकि उनके पास दो तीन सीटें हैं, दो सीटें हैं, अमिताभ वाजपेयी और जो इरफान सोलंकी है। पर इरफान की। हाँ जी, बरेली वगैरह ये बड़े सेंटर्स में नहीं दिखती है। और बीजेपी के लिए कहा जाता था कि वो बहुत कमजोर हो गई थी, तब भी शहरों में उसकी धाक बची हुई थी। सपा की इस इमेज की वजह क्या है, और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? क्या असर होगा इसका? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की अलायंस की बात करें समाजवादी पार्टी से, तो अखिलेश ने अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, और अखिलेश की तरफ से वो फोटो ट्वीट भी नहीं की गई जो जिस फोटो को संजय सिंह ने ट्वीट किया था मीटिंग के बाद में। काफी मीनिंगफुल है ये चीज। अगर अखिलेश को कुछ करना होता है तो वो ट्विटर पर कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर दे देते हैं, जैसा कि फौरन ही उसी दिन उसी दिन उन्होंने अपना दल के वो जो अपना दल, वो ये यूनियन मिनिस्टर की जो मदर है अनुप्रिया पटेल की जो माँ है कृष्णा पटेल, उनसे भी उसी दिन मुलाकात की थी। संजय सिंह की मीटिंग के बाद ही मुलाकात कृष्णा पटेल से हुई थी, और कृष्णा पटेल से उनका अलायंस फर्म अप हो गया, और उन्होंने फोटो भी ट्वीट कराई और कमेंट भी किया। संजय सिंह की फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर ना लाना काफी मीनिंगफुल है। संजय सिंह की दूसरी जुलाई में मीटिंग हुई थी उनसे, और उसके बाद 22 नवंबर को वो मुलायम सिंह से भी मिलने गए थे, उनके बर्थडे पर उनको मुबारकबाद देने के लिए गए थे। कोशिश काफी दिनों से कर रहे हैं संजय सिंह कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी से अलायंस हो जाए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कोशिश ये की कि इस बीच में कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया गया था ओम प्रकाश राजभर का, उसमें शामिल हो जाएं, उसमें भी बात नहीं बन पाई थी। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अकेले आम आदमी पार्टी अभी तक 1-1.5 साल से कोशिश कर रही है। 2017 में भी वो इलेक्शन लड़े थे काफी जोर शोर से, और इधर अर्लियर दिस ईयर 2021 के शुरुआती दौर में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था तो पंचायत इलेक्शन भी लड़े थे, और ये उन्होंने दावा किया था कि
सीटें पंचायत की उनको मिली भी हैं। तो कोशिश उनकी जमीनी तौर पर काफी दिनों से जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ में एक प्रॉब्लम यह है कि उसका कोई वोट बेस यहाँ पर नहीं है, और खास करके कोई कास्ट बेस वोट नहीं है। यूपी की जहां तक राजनीति या यूपी की पॉलिटिक्स का सवाल है, आपने गौर किया होगा कि यूपी की पॉलिटिक्स और दूसरे फैक्टर्स के अलावा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। ये जाति आधारित राजनीति यहाँ पर हावी है। आम आदमी पार्टी का जाति आधारित कोई बेस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब उनको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव ने एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल अलायंस खड़ा कर लिया है। तो अगर इस अलायंस में हम पहुंच जाएं किसी भी तरीके से, और अगर हमें कुछ सीटें भी मिल जाएं, तो अगर हम सीट न भी जीत पाए तो कम से कम वोट परसेंटेज हमारा नेशनल लेवल पर बढ़ सकता है। ये एक तरीके की फीलिंग जो यहाँ पर बातचीत में समझ में पता चल रही है। और इसी सिलसिले में उन्होंने जो चीज निकल करके आई मीटिंग के बाद में, वो ये थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कोई रूरल एरियाज की सीट देते हैं। उन्होंने ये सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने ये कहा कि हमें आप ऐसी सीटें दे दीजिए अर्बन एरियाज में जो कभी भी समाजवादी पार्टी न जीती हो, स्पेशली वेस्ट यूपी की सीट जैसे गाजियाबाद या नोएडा वगैरह की सीटें, कुछ सीटों को उन्होंने बात की थी कि मिल जाए। और बहरहाल अभी कोई फैसला नहीं हुआ इसके ऊपर, और कब करेंगे अखिलेश ने इस सिलसिले में कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया है। एक फैक्टर और भी है जो अखिलेश के यहाँ, मैंने इस मीटिंग के बाद जो इनकी संजय सिंह की और अखिलेश यादव की मीटिंग हुई, उसके बाद मैंने कुछ पार्टी के लीडर्स से बातचीत भी की थी। तो जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि थोड़ा सा पार्टी के अंदर दो व्यू हैं इसको लेकर के। एक व्यू ये है कि अलायंस में ले लो, कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत अगर ब्राह्मण वोट काट देगा तो पड़ जाएगा, आप अगर ब्राह्मण वोट काट देगी तो बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन एक व्यू और भी है पार्टी के अंदर जो पनप रहा है पिछले 2-3 दिन से, और वो ये है कि दिल्ली के दंगों के बाद 2020 के जो सीए एनआरसी के जो दंगे हुए दिल्ली में, उस दंगों के बाद मुस्लिम्स आप से दूर हो गया, और इसका असर यूपी के मुसलमानों पर भी पड़ा है। वो क्लोजनेस, वो कुर्बत, वो करीबी आपसे नहीं रही जो दिल्ली के दंगों से पहले आम आदमी पार्टी से हुआ करती थी। नतीजा ये हुआ है कि इसका ये असर हो रहा है कि दूसरा ग्रुप जो समाजवादी पार्टी में है, उसका ये मानना है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अलायंस अगर करते हैं तो कहीं इसका असर अखिलेश के मुस्लिम वोट पर तो नहीं पड़ता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो वे किए जा रहे हैं, जिनको तौला जा रहा है पार्टी के अंदर भी और इनके आपस में लीडरांस के जरिए भी। और उसके बाद ही अगर देखेंगे कि अगर कोई फायदे की बात बनती है तो हो सकता है कुछ सीटें दे दें। एज ऑफ नाउ मुद्दा सिर्फ ये है कि वेदर द आप विल बी अ लायबिलिटी और एन एसेट टू द अलायंस। अगर अखिलेश को लगेगा कि हाँ कुछ अलायंस में आने से कुछ अगर एसेट के तरीके से है तो ले लेंगे, वरना उनका अलायंस तो पूरा हो ही चुका है, करीब करीब एकाध पार्टियों को उनको और लेना है। ही इज रेडी विद हिज अलायंस। So this is the situation as of now. राहुल श्रीवास्तव जी, देखिए सौरभ, अखिलेश यादव के जो अलायंस हो रहे हैं ये इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फिनोमिना है। उत्तर प्रदेश में ये इतिहास रहा है कि जब रीजनल पार्टी, जो डोमिनेंट रीजनल पार्टी है, उसके साथ नेशनल पार्टी अलायंस करती है तो यूजुअली नेशनल पार्टी को नुकसान होता है। और यही डोमिनेंट पार्टी के साथ भी अगर आप देखें तो हसन साहब जो कह रहे थे बात कि एक कारण जो है अखिलेश यादव जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ या AIMIM के साथ, जैसे कि बात हो रही थी कि AIMIM जो है वो भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है उसमें आ सकता है, उसमें एक वेरीनेस है। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में समाजवादी पार्टी को डर ये है कि एक समय पे 1993 में अगर आपको याद हो तो समाजवादी पार्टी 89-90 में सत्ता में आ गई थी, बड़ी पार्टी हो गई थी, और उन्होंने अलायंस किया BSP के साथ। और BSP के साथ उस अलायंस का एक आउटकम हुआ कि BSP नाम की एक पार्टी खड़ी हो गई, और जो कि समय आते आते
समाजवादी पार्टी की मेन राइवल बन गई और समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोट को लेकर के चैलेंजर बन गई। और उसने एक ऐसा पोलराइजेशन किया जिसमें समाजवादी पार्टी के हाथ से दलित वोट जो एससी वोट है उसको हमेशा के लिए लेकर के चली गई। ये एक फैक्टर जो है दूसरा एआईएमआईएम के साथ है कि मुस्लिम वोट का डिवीजन समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी। देन अगर ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए तो मैं ये कहूंगा सौरभ की कभी कभी राजनीतिक में ठोकर लगने के बाद इवन डायनेस्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं कुछ समझदारी के काम करने लगते हैं। अखिलेश यादव ने पिछले 2 चुनावों में 2 अलायंस किए कांग्रेस के साथ और बीएसपी के साथ। अखिलेश यादव को एक चीज समझ आ गई कि चाय में मिश्री का बड़ा डला डाला जाए तो आसानी से घुलता नहीं है, उसकी जगह अगर शक्कर के छोटे छोटे दाने डाले जाएं तो उसको घोलना आसान है। और अखिलेश यादव ने यह जान लिया कि अगर अलायंस 2 तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऊपर के लेवल का अलायंस और उसमें नेताओं का कमिंग टुगेदर यानी 2 नेताओं का संगम हो जाए और उसमें उम्मीद की जाए कि नीचे का उनका काडर और वोटर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव के फेल हो गए। अब उन्होंने जो असली राजनीति जो उन्होंने शुरू करी उसमें उनको समझ आ गया कि ऊपर के अलायंस से बेटर है कि छोटे छोटे दलों से अलायंस करिए, जैसे राजभर हुए, आपके आरएलडी हुए। उसका फायदा यह है कि आपको वोट का ट्रांसफर ज्यादा बेटर आ सकता है। और अगर आप देखिए तो उनकी इस गतिविधि में उन्होंने राजभर साहब के साथ जो रैली करी अलायंस वाली वो मऊ में करी। 2017 में अमित शाह ने राजभर साहब के साथ यही मऊ में अपना घोषणा किया था उसका अलायंस का। तो राजभर जो वोट है उनका सोहेल देव पार्टी का, उसका देखिए इन्फ्लुएंस देखिए कि करीब 150 के करीब सीटें ऐसी होंगी जहां पे उनका 12 से 22% वोट होगा। करीब 8-10 जिले ऐसे होंगे जहां पे उनका 20 से 22% का वोट है। 2017 में बीजेपी को इनके साथ होने पे इन सीटों पे 72 सीटें मिली थी, 2012 में 14 के बनिस्पत। सिमिलरली समाजवादी पार्टी को इस एरिया में 52 सीटें मिली थी 2012 में और 9 मिली 2017 में। तो कहीं ना कहीं एक वोट का एक प्रैक्टिकल एलिमेंट जो है वो बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बनता है। इसी तरह से आरएलडी का भी जो वोट है कि वो बीजेपी पिछले चुनावों में 140 करीब के वेस्टर्न यूपी की सीटों में से 109 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी का जो फॉर्च्यून था वो गिर करके नीचे आ गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश की कोशिश यह है कि इन पार्टीज के साथ टाई अप किया जाए। ग्रास रूट कास्ट अलायंसेस जो हैं वो एक ऐसा रेनबो बनाते हैं जो कि आपके आपके वोट को स्पेसिफिक पॉकेट्स में बूस्टर डोज देते हैं और वो बूस्टर डोज जो है वो बढ़िया काम करते हैं। लेकिन इन सब में एक परेशानी जो है अंडरलाइन जो है, बीजेपी ने 2014 से 17-19 इसमें यही किया, उसने अपने मेन वोट छिटके हुए कास्ट इक्वेशंस के टूटने से आए हुए वोट और कई अनरिप्रेजेंटेड वोट सिस्टम्स को अपने साथ में मिलाया। लेकिन उनको मिलाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह भी था कि कहीं ना कहीं उसमें लई जो लगी थी, गोंद जो लगी थी वो हिंदुत्व की लगी थी। तो अभी भी ये अखिलेश यादव ये जो चक्रव्यूह रच रहे हैं ये अच्छा ऑन पेपर अच्छा चक्रव्यूह है, लेकिन इसमें देखना ये होगा कि इलेक्शन में बीजेपी अपनी टर्फ पे चुनाव लड़वाने के लिए कैंपेन को कितना हिंदुत्व के लेवल पे ले जाती है कि जाट हिंदू हो जाए, एक्स हिंदू हो जाए, वाई हिंदू हो जाए, क्योंकि जब कमंडल चलता है तब मंडल थोड़ा फीका पड़ जाता है। ऑलराइट, मसूद साहब बस एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा अगले सवाल से पहले। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट नहीं की थी, इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। उन्होंने एक मुलाकात बदलाव के लिए इस शीर्षक के साथ जिसमें दिलीप पांडे, संजय सिंह और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, बट मुझे लगा वो आपसे स्लिप हो गया होगा तो इसलिए अच्छा। मेरा अगला सवाल ये है कि प्रियंका गांधी लगातार जमीन पे नजर आ रही है और ये सवाल खूब पूछा जाता है, प्रियंका कुछ कर पाएंगी क्या, क्या कुछ असर होगा क्या, इज शी वेरी लेट फॉर द पार्टी,
और दूसरा सवाल जो समाजवादी पार्टी के भी कई लोग पूछते हैं वो ये कि अच्छा, एग्जिट पोल में तो इतना दिख रहा है, लेकिन उस अंतर को हमने कुछ और पार्ट लिया है क्या? क्लियरली दे आर स्लिपिंग समथिंग। पर सारी चीज फिर इस पे आ जाती है, क्योंकि जितने कोणीय मुकाबला होगा बीजेपी को वो उतना ही सूट करेगा। बीजेपी अवॉइड्स बाइपोलर पर्सन, है ना। इसीलिए 2019 में उन्हें अपने सारे घोड़े खोलने पड़े और तब जाके पार लगा, क्योंकि ऑन नंबर, जैसा भी राहुल जी कह रहे थे कि मैथमेटिकली अखिलेश का कॉम्बिनेशन बिल्ड होता दिख रहा है। पर सबसे ज्यादा मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन तो सपा बसपा का था 19 में, पर वो नहीं टिक पाया, टोटल 15 पे टिक पाया। आप कैसे देखते हैं मसूद जी इसको, कांग्रेस की एक्टिविटीज को? देयर आर पीपल हु आर कंप्लीटली राइटिंग इट ऑफ एंड सेइंग कि 5 की संख्या पे पहुंच जाए तो बहुत है, एंड देन देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि स्लोली दे विल बिल्ड अप, और इसका ओवरऑल क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक प्रियंका का सवाल है, प्रियंका अपने कहीं अपने लेवल पर कोशिश बहुत कर रही हैं, शी इज सीन ऑल अराउंड द स्टेज। और लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल पर उतना मजबूत नहीं है कि वो इलेक्शन में उनके वोट परसेंटेज तक को ही बढ़ा सके। और इसी वजह से जो बात बार बार आ रही है, चाहे वो एग्जिट पोल के जरिए से आ रही हो या जनरल डिस्कशन में आ रही हो, कि प्रियंका की ये कोशिश जो है वो ना तो वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो सकती है और ना ही सीट में बदल सकती है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत कमजोर हो चुकी है यहाँ पर। इसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना ऑर्गेनाइजेशन है काफी धराशायी हो चुका है। उसको बिल्डअप करने के लिए पिछले 2-3 सालों में जो कोशिश करनी चाहिए थी उतनी कोशिश की नहीं गई, जबकि प्रियंका पिछले 2 साल से यूपी में बार बार यहाँ पे आ रही। 2019 के बाद से उन्होंने मुस्तकिल यहाँ पर आना जाना शुरू कर दिया, लेकिन वोट, चूंकि वोट जो था इस पार्टी का वो इधर उधर चला गया। अब मुस्लिम काफी हद में मुलायम अखिलेश के साथ में चला गया, दलित मायावती लेके चली गई, उधर ब्राह्मण वोट जो था, जो जो कांग्रेस का बेस वोट हुआ करता था, ब्राह्मण जो था वो बीजेपी में चला गया। नतीजा यह हुआ कि अब पार्टी जो है वो जो एक बेस वोट पर खड़े होकर के इलेक्शन के लिए तैयारी करती थी कि आगे कुछ और वोट जोड़ करके वो पावर में आ जाए या कुछ नजर आने लगे, वो चीज टोटली खत्म हो गई। तो अब अभी जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें यही है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस से लग नहीं रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसा आपने कहा कि 4 कॉर्नर कंटेस्ट होगा या 3 कॉर्नर होगा या डायरेक्ट होगा, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखिए भाई, मैदान में तो 4 लोग नजर आएंगे, 5 लोग नजर आएंगे, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट, अब उन्होंने प्रियंका ने ऐलान कर दिया है कि वो 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगी, तो अब उनका भी कैंडिडेट होगा फील्ड में। मायावती भी अपने सारे कैंडिडेट लेकर के आ रहे, तो 4 कॉर्नर कंटेस्ट तो सामने वैसे होगा, लेकिन एक्चुअली फाइट में कौन होगा ये देखने वाली बात है। तो अब जो चीज सामने नजर आ रही है वो ये है कि जिस तरीके का अलायंस अखिलेश ने किया है वो कास्ट के हिसाब से, जैसा कि अभी राहुल ने कहा, कास्ट के हिसाब से जैसा जो अलायंस किया है, या पॉलिटिकल पार्टी से, उधर सुखदेव राजभर की एसबी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से किया, आरएलडी से किया, इधर आपका महान दल से कर लिया उन्होंने रुहेलखंड में, इधर आप जनवादी पार्टी एक है उससे उन्होंने कर दिया, छोटी छोटी पार्टियों जो उन्होंने अलायंस कर लिया है। तो अभी जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सीट्स जो होंगी उसके ऊपर कंटेस्ट इन दोनों के बीच में नजर आने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही कंटेस्ट होने की नजर आ रही है। अब बीच में ये दोनों पार्टियां जरूर खड़ी होंगी, लेकिन कितना वोट बैंक, कितना वोट काट सकती हैं, कितना नुकसान एक दूसरे को कर सकती हैं, ये देखने वाली बात है। हाँ, ये बात आज जैसे कि आपने अर्ज किया कि मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में बीजेपी को फायदा होता है, इसीलिए बीजेपी ने कोशिश भी की है पिछले 2-3 महीनों में कि किसी तरीके से बीएसपी भी खड़ी हो जाए, किसी तरीके से कांग्रेस भी कुछ करने में आ जाए, या एमआईएम जो है जिसके ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगा करते हैं, वो
जैसा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 100 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, तो अब वो 100 सीटें तो मुसलमानों की मुस्लिम सीटें हैं, मुसलमानों की मुस्लिम डोमिनेटेड 130 सीटें हैं। अब उसमें से उन्होंने 100 सीट्स के ऊपर लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है, तो नेचुरली वो भी एक फैक्टर होंगे 130 सीटों के ऊपर या 100 सीटों के ऊपर। तो ये पार्टियां नजर जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा सामने दिख रहा आपने है ओवैसी का जिक्र किया तो मैं बीच में थोड़ा सा बता दूं, जी राकेश टिकैत हैदराबाद में बोल आए हैं जी कि एक आपने बेलगाम नाथ वाला सांड छोड़ दिया है, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे ज्यादा बीजेपी की मदद करता है, उसको यहाँ से जाने मत दो। तो एक ये भी भाई चीज चल रही है लगातार। भाई भाई ऐसा मैं ये चीज राहुल कहना नहीं चाह रहा था भाई। जो बार बार यूपी में ये बात कही जाती है कि बीजेपी की बी टीम है, और 2017 के इलेक्शन में जब यहाँ कैंपेनिंग हो रही थी यूपी में, तो आजम खान जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस हैं, वो घूम घूम करके यही बात कह रहे थे कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। तो अब ये बात तो अच्छा, ये बात मुसलमानों के जहन में भी ये बात बैठ गई है कि ये फायदा कम पहुंचाएंगे, नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। ये चीज खास तरीके से मुसलमानों के जहन में बिहार के इलेक्शन के बाद आई है। जब बिहार के इलेक्शन में ये जीते 5 सीट, लेकिन जैसा कि वहां के मुसलमानों का कहना है कि काफी इसकी आरजेडी की काफी सीटों पर नुकसान पहुंचा दिया इन्हीं। अब वो कितना न्यूमेरिकली कितना सही है, वो कितना गलत है, दैट इज ऑल डिबेटेबल। लेकिन बहरहाल एक यहाँ यूपी के मुसलमानों में जहन में बैठ गया है कि इनके बिहार में होने से आरजेडी जो है वो पावर में नहीं आ सकी। अब वही चीज पलट करके यहाँ पर भी आ रही है कि मुस्लिम बार बार यही कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ खाना खा लो आकर के, हमारे मेहमान बन जाओ, लेकिन हमसे वोट न मांगो, हमें वोट जिसको देना है देंगे। और वो चुप बैठा हुआ है, किसको देना है क्या देना है डिफरेंट थिंग, लेकिन दे आर साइलेंट, दे आर नॉट पॉलिटिकली रिएक्टिंग। उनकी रैलीज में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनके साथ हो जाएंगे ये अभी काफी दूर की बात है। तो वो भी होंगे मैदान में हमारे जब इलेक्शन होगा। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो जब सामने आएगा तो मोस्ट ऑफ द सीट्स पर चीजें ये नजर आएंगी कि काफी सीटों पर, मेजोरिटी ऑफ द सीट्स पर बीजेपी और अखिलेश आमने सामने नजर आएंगे। राहुल जी, एक पूरे ओवरऑल यूपी के पॉलिटिकल सिनेरियो पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। सपा पे हमने बात की, ओवैसी एंड अदर्स, और इससे पहले एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ। एक किताब आई थी, इंडिया टुमारो, प्रोफेसर हैं प्रदीप छिब्बर, अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस के काफी रिनाउंड प्रोफेसर हैं। उन्होंने और हर्ष शाह ने ये किताब की थी। इसमें उन्होंने कुछ नेताओं को चुना था और उनके लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू किए थे। इसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया था जो बार बार पूछा था। उन्होंने कहा कि भाई ये सारा जतन, सारी जिम्मेदारी मुस्लिम वोटर्स पे ही क्यों धर दी जाती है, सारा गिल्ट उन्हीं को क्यों दे दिया जाता है कि तुम अगर अपने हितों की चिंता करोगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो तुम मत करो, तुम्हारी वजह से हार गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उन्होंने कहा वो तो कभी अपने आप को असर्ट नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम वोट को पूछना चाहिए ना, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं जो बीजेपी के बरक्स उनके वोट लेती रही, कि भाई आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया, एजुकेशन के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर, रोजगार के लेवल पर। ऐसी उन्होंने बहुत सारी दलीलें। बोले हर बार हम ही को कहा जाता है कि नहीं नहीं तुम अभी रुक जाओ वरना वो आ जाएंगे, अभी रुक जाओ वरना ये हो जाएंगे। और बिहार के इलेक्शन को लेकर भी यही बात कही जाती है कि आप न्यूमेरिकली दिखाओ कि जो किशनगंज और उसके आसपास के इलाके जहाँ पे लास्ट फेज में हुआ, वहां पे कांग्रेस और आरजेडी अपनी पूरी रणनीति के गलत टिकट सिलेक्शन के चलते हारी, या सिर्फ एआईएमआईएम की वजह से हारी, क्योंकि मोमेंटम तो पूरे प्रदेश में था। तो वो पूरे प्रदेश में उतनी बड़ी जीत क्यों नहीं ला पाए? वहां ऐसा नहीं था कि वो बहुत डिसाइसिव लीड लेकर आ रहे हो, कट टू कट जा रहा हो। तो सवाल उन्होंने कहा आरजेडी से पूछना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग टर्फ पे क्यों हारे। हमसे क्यों पूछा जाता है कि हमने हरवा दिया, हमने जितवा दिया, हम पे क्यों इल्जाम मढ़ा जाता है? राहुल जी। सौरभ, मुझे ये जो टर्म है ना बी टीम, ये बी टीम की टर्म जो है मुझे बहुत वो लगती है। देखिए, गाना है कि तेरी किस्मत में, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी का क्या डेमोक्रेटिक राइट नहीं है कि वो यूपी में आके चुनाव लड़े? ठीक है, आप बिहाइंड द सीन टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बड़ी पार्टियां कर लें, आप मायावती से अलायंस कर लें, आप कोई उनके साथ अलायंस ना करें कि क्योंकि डर है कि मुस्लिम वोट ले जाएगा, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली उनको कहें कि आप बी टीम है। साहब, चुनाव में मेरे को आज तक ऐसा नहीं दिखा कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां आपस में कहीं अलायंस नहीं कर लेती हैं टैक्टिकल, तो क्या एक दूसरे की बी टीम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि ये जवाब पॉलिटिकल पार्टीज को, कांग्रेस, बसपा और सपा को ये जवाब देना पड़ेगा साहब
कि ऐसा क्यों हुआ कि 140 सीटें हैं जहां पे 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं, उसमें से 109 बीजेपी कैसे जीत गई? ये ऐसा बताइए कि साहब आपने, बीएसपी ने पिछली बार 99 टिकट दिए थे, क्यों हार गए बीएसपी के कैंडिडेट? ये बीएसपी की कहीं कमी है। अब असदुद्दीन ओवैसी को देकर के एक हवा दिया रहा है कि ये बीजेपी का आदमी है, इसलिए इनको वोट मत दीजिए। देखिए साहब, मुस्लिम वोट को सिर्फ बपौती बनाया गया। इतने साल हो गए हैं, मुसलमान का ना तो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश में घूम करके। अगर आज मुझे आप कहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक में मुझे मुस्लिम लीडरशिप का नाम दीजिए, बताइए कि जिसको किसी कांग्रेस पार्टी, सपा या किसी ने ऐसा बड़ा नेता बना दिया कि कल वो पार्टी का प्रेसिडेंट हो सकता है। ये क्यों नहीं हुआ ऐसा कि मुस्लिम लीडरशिप को एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिले इस देश के अंदर कि आप मुझे वोट देते रहिए, बीजेपी से डरिए, एक्स से डरिए, संघ से डरिए और मोदी से डरिए, लेकिन वोट दे दीजिए, मगर आपका नेता नहीं खड़ा करूंगा। यही नेतृत्व का अभाव है जिसके कारण मुस्लिम्स के अंदर आज ये क्राइसिस है। उसके बाद गुजरात में एक दौर शुरू होता है कि आप 38 मंदिर और मस्जिद चले जाते हैं, नर्मदा की आरती करते हैं और आप अचानक जनेऊ पहन लेते हैं, आप शिव भक्त हो जाते हैं। वो पार्टी जो कि कहती थी कि रिसोर्सेज पे किसी का हक होना चाहिए, साहब आप यू हैव टेकन इस मुस्लिम वोटर्स इन द कंट्री फॉर ग्रांटेड फॉर टू लॉन्ग। ये पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज का खामियाजा भुगत रही हैं। बीजेपी ने गेम की टर्फ बदल दी है, उसको हिंदुत्व के उस लेवल पे ले गई है जहां वो मुस्लिम वोट को रिडंडेंट कर रही है। उस रिडंडेंट से बताने के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मेहनत कर रही है? आप बताइए मुझे, कौन अयोध्या नहीं जा रहा, कौन मंदिरों के फेरे नहीं ले रहा? तो उस ग्रेड में अगर असदुद्दीन ओवैसी है, मैं ये कहूंगा चाहे उनसे मैं तमाम ना इत्तेफाकी रखूं, लेकिन साहब आवाज तो बुलंद है, कहीं एक नोटिसेबल लीडर तो है। और यहाँ पे ये राहुल जी ये सवाल भी पूछना चाहिए कि अलग अलग पार्टीज में इंक्लूडिंग बीजेपी सब बड़ा नाम भर का है, मुझे कोई भी ऐसी मुस्लिम लीडरशिप नहीं दिख रही है जो जरूरी कड़वे सवाल, चाहे वो रिफॉर्म को लेकर हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, एक मिडिल क्लास जो एक वर्किंग क्लास नहीं बन पा रहा है उसको लेके हो, वो जो है भी वो सब दे आर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द गैलरी। अच्छा हम इसमें हाँ बोल दें, इसमें ना बोल दें, इसमें डर दिखा, इसमें नहीं दिखाते। तो वो भी एक क्राइसिस है। जो बात ये हो रही है ना कि पॉलिटिकल पार्टी, वो लीडरशिप वहां से भी एक पढ़ा लिखा तर्कशील नौजवान साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला, और फिर वो सिर्फ मुस्लिम जमात को ही क्यों लीड करे? इस देश में जब आजादी की लड़ाई हुई तो वल्लभ भाई पटेल या गांधी या मौलाना आजाद ये सब अपनी अपनी सिर्फ कौम के नेता नहीं थे ना, ये देश के नेता थे ना। तो ये तो आप एक पॉइंट है, देखिए मैं सॉरी आप बताइए। जी आप मैं यही कहना चाह रहा था बस। देखिए महात्मा गांधी ने ट्रस्ट जीता, उसके बाद महात्मा गांधी खड़े होकर किसी को कुछ बोल सकते थे। नोआख अली में आपको पता है क्या हुआ? महात्मा गांधी ने क्या स्टैंड लिया, नेहरू के तमाम मुद्दों पे क्या स्टैंड थे। देखिए साहब, इस कौम का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। मुस्लिम्स का ट्रस्ट जीतने के बाद आप इस स्थिति में पहुंचेंगे कि आप रिफॉर्म और उनको बता सकते हैं कि ये गलत है या ये सही है। आप यू प्ले अलोंग द अग्लियर साइड ऑफ दिस, जो बैकवर्ड साइड है, जो वीक अंडरबेली है, आप उस गैलरी के बगल में खेलते रहेंगे, आप उलेमाओं को खुश रखेंगे। आप ये सोचते हैं कि मुस्लिम वोट एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ को किसी तरह मैं पालूं। आप उसके अंदर काम करके लीडर बना करके पॉलिटिकल पार्टीज नेता बनाती हैं, अपने नेता खड़े करने के बाद कौमों का ट्रस्ट जीतती हैं। बीजेपी ने ब्राह्मणों और अपर कास्ट का ट्रस्ट जीता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को आगे ला करके वो प्रधानमंत्री के लेवल पे खड़ा करते हैं, एलके आडवाणी से यात्रा निकलवाते हैं। आप ये बताइए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम वोटर को आज किसी नेता को शोकेस करती है? देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी से नाइत्तेफाकी है मेरी उनकी पॉलिटिक्स से या उनके बयानों से, तमाम चीजों से, लेकिन साहब कहीं ना कहीं खड़े होने के लिए ये बताइए कि जब उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो उसी गैलरी के पास ही जाएंगे ना, उसी तरतीब के पास जाएंगे जिससे कि पॉलिटिक्स हुआ करती है। वो ट्रेडिशन को तोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, आप ये सोचिए कि 22 टिकट देती है पिछली बार,
क्यों देती है? कांग्रेस के पास क्या 2017 में बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट थे कि वो टिकट नहीं दे सकते? अब चुनाव की बात आई है तो प्रियंका गांधी कहती है मैं 40% सीटें महिलाओं को दे दूंगी। तो पिछली बार की तैयारी हो सकती थी कि 20% सीटें अपनी पार्टी में समाजवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम्स को दे देती। 2 जीत के आए थे उनमें 22 में से। तो साहब ये परेशानी है। 24 मुस्लिम नेता जीते हैं पिछले 2017 में, जो कि मेरे ख्याल से करीब 4 या 6% के करीब उत्तर प्रदेश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है। मुस्लिम वोट्स को सिवाय एक वोट बैंक के अगर आप नहीं देखेंगे तो मुस्लिम्स के पास बहुत चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि अपने उन्हीं पुराने तरीकों पे वोट करें जिसमें वो 1960 में क्या करते थे। ये बीजेपी को डरा करके ये करके सिर्फ अपनी पॉलिटिकल फायदेबाजी दी जा रही है। क्यों नहीं अखिलेश अलायंस कर लेते एआईएमएम से? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बीजेपी को हराना है, प्रॉब्लम ये है कि उस वोट बैंक को उसी गिरफ्त में रखना है जिसमें वो आज से 20 साल पहले थी या 40 साल पहले थी। बढ़िया। मसूद जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे और शुड वी कंक्लूड द सेशन? काफी राहुल जो बात कह रहे हैं बहुत वेटी है, और ये इसके तारीख में अगर आप जाएंगे तो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का पूरा श्रेय हम कांग्रेस को देते हैं। हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कदवई, इसके बाद फिर मुस्लिम लीडरशिप देखी नहीं। उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है, वो यूपी से हो या बिहार से हो या कहीं से भी हो, वो क्लरिकल लीडरशिप का हुआ। ये एक आसान तरीका रीजनल पार्टीज को मिल गया कि किस तरीके से मुसलमानों में एक पॉलिटिकल लीडर न खड़ा करके उनके जो उलमा हजरात हैं उनको सामने लाया जाए, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व किया जाए और उसके जरिए से वोटों पर कब्जा किया जाए। उसके नतीजे में इन उलमा हजरात ने पिछले करीब 30-35 साल में, 30 साल तो कम से कम कह सकते हैं, एक टर्म क्वाइन किया टैक्टिकल वोटिंग का, कि हम टैक्टिकल वोटिंग करेंगे। तब तो बीजेपी इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो डर वही बीजेपी का और कम्युनल पार्टीज का ही दिखा करके टैक्टिकल वोटिंग की बात की जाती रही और मुसलमानों को उसी वोटिंग पैटर्न की तरफ ढकेल दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि आज भी, अब जब 2022 का इलेक्शन हो रहा है तो तब भी अब मुसलमान जो है वो टैक्टिकल वोटिंग की तरफ जा रहा है। जहाँ तक ओवैसी की बात राहुल ने कही, बिल्कुल सही है कि वैसी अपने बार बार रैलीज में ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं चाहिए, हमें हम लीडर बना करके देंगे। ये बात अपने यहाँ जो यूपी में उनकी जितनी भी रैलीज हो रही हैं उसमें हर रैली में वो ये बात जरूर कहते हैं कि हम वोट नहीं चाहिए, हम तो मुसलमानों को एक यूपी में लीडर बना करके देना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अब जहां तक ये बात है कि अखिलेश अलायंस कर ले या अखिलेश अलायंस कर ले या आपके कांग्रेस अलायंस कर ले, हिंदुत्व अपनी इस ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि अब एमआईएम जैसी पार्टीज जो है वो इन पार्टियों के लिए अछूत हो गई हैं मुसलमानों के नाम पर। अब जब मुसलमानों से वो बात, मतलब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जब डायरेक्ट मुसलमानों को भी दूर रखना पसंद करते हैं, उनका वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों को दूर रखना पसंद करते हैं। ठीक बात है। तो ये एक दुविधा भी है, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, और सबसे बड़ी दुविधा संविधान दिवस है 26 नवंबर जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बनाम में क्यों है। ये मुझे लगता है कि इस देश को इसका सवाल खोजना होगा, दोनों पक्षों को भी खोजना होगा। मसूद हसन साहब, आपने इतना वक्त दिया, इतनी विद्वतापूर्ण टिप्पणियां की, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं बस अल्लामा इकबाल साहब की एक बात कहूंगा, और ये बात इस देश की पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमानों के संदर्भ में देखनी पड़ेगी कि अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। चलिए, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, मसूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।